हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। मैं मस्जिद प्रशांत। आज हम लोग इस सेशंस की रिगार्डिंग झारखंड टीजीटी जियोग्राफी पर जो है वो क्लासेस देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसके अंतर्गत जो एग्जाम पैटर्न है उसे देखेंगे। वन रिव्यू में जो है हम लोग सिलेबस देखेंगे एंड देन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि झारखंड टीजीटी की हम बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने की संभावना है, तो उस सापेक्ष में आप कंप्लीट कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मिनिमम प्राइस पर जो है अभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप जियोग्राफी प्लस पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों परचेज करते हैं तो अभी अप्रोक्स 5000 जो है 5200 के आसपास पड़ रहा है, ये 5200 रुपये। तो इसमें आपके संपूर्ण जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारे टॉपिक वाइज क्लासेस, लाइव क्लासेस के साथ साथ उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव टेस्ट एंड देन कोर्स कंप्लीट होने के उपरांत 3 से 4000 क्वेश्चंस लाइव डिस्कशंस किए जाएंगे, जो अति महत्वपूर्ण है, जिसका प्रेफरेंस अदर स्टेट्स में हुए एग्जाम्स, टीचर्स के एग्जाम्स एंड झारखंड में जो एग्जाम हुए हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो सारे करवाए जाएंगे। यानी कि कंप्लीट तैयारी जो है आप इस कोर्सेज के अंतर्गत कर सकते हैं घर बैठे। तो चलिए आज के हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है हम टीजीटी के एग्जाम पैटर्न्स की बात करते हैं। तो जैसा कि अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी से संबंधित होगा, जबकि पेपर 2 जो है हमारा कॉन्सर्निंग जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा जो यहाँ पर मेंस पेपर होगा वो जियोग्राफी होगा, तो जो दूसरा पेपर है वो जियोग्राफी से संबंधित होगा, यानी कि भूगोल से। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जहां पर पेपर 1 में 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा। वहीं इसके लिए 2 घंटे का समय अलॉट किया गया है। वहीं पेपर जो 2 है जियोग्राफी, यहाँ से आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है वह यहाँ पर 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 300 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। और इसके लिए जो टाइम अलॉटेड है वो 3 आवर्स है। ठीक है, दोनों पेपर में हमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। पहला पेपर में आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि 200 में आपको 66 मार्क्स लाना अनिवार्य है, तब जो है आप क्वालिफाई होइएगा। एंड देन आपका पेपर 2 जो है वो चेक होगा। पेपर 2 में भी ये आपका एलिजिबिलिटी यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, यानी कि 50%, 50% मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, यानी कि 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 200 का होगा, यानी कि 300 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये 300 मार्क्स हो गया। आपको 300 में 50% यानी कि 150 मार्क्स लाना अनिवार्य है, तब जो है आप पेपर 2 में पास होइएगा और इसी के आधार पर आपका मेरिट भी बनेगा। यानी कि 150 से जिनका अधिक होंगे, जितना अधिक होगा उसके लिए उतनी आसान हो जाएगी इस जॉब को पाने में। तो ये भी हमें टारगेट यहाँ पर रखना है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हुआ। अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसके 2 पोर्शंस में दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक है, इसका हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किए हुए हैं इस सिलेबस का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है इसके संपूर्ण सिलेबस को देख सकते हैं। आज हम लोग यानी कि यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में वर्ल्ड हम यहाँ पर कह सकते हैं, और पार्ट 2 में जो है
खासकर भारत और जो झारखंड की जियोग्राफी है उसके बारे में पूछा गया है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो भारत का भौतिक भूगोल। अब देखिए फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इनमें हमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इनके टॉपिक्स को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हमें विभिन्न, ठीक है, आज हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की सापेक्ष में डिस्कस करेंगे, यानी कि भारत की भौतिक भूगोल। अब देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। इसके अंतर्गत भारत की जो प्राकृतिक प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि जो भौतिक विभाजन है, हम संपूर्ण अगर भारत को भौतिक विभाजन करते हैं तो 4 भागों में, ऐसे अगर हम तटीय क्षेत्र को भी जोड़ दें तो 5 भागों में, जिसमें एक है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और एंड देन प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद जो है वो तटीय और जो प्रायद्वीप है, देन पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां, ठीक है, फिर घाटियां और दर्रे, हिमरेखा, हिमनद, पठार और तटीय भाग, वो तो हमने उस समय ही बात की, भारत की तट रेखा, पश्चिमी एंड पूर्वी घाट। तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर हमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत इतनी चीजें हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा सिलेबस में ही हमें यहाँ पर मेंशंस किया गया, जैसे क्लाइमेट हो गया, और ठीक है, क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशंस यानी प्राकृतिक वनस्पति एंड वगैरह वगैरह चीजें जो दी गई है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन 2 टॉपिक्स से। तो देखिए अगर हम बात करते हैं भारत की अगर बेसिक जानकारियों का, ठीक है, तो जो भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो है जैसा कि जो इसके ऊंचावच हैं, क्योंकि भारत में आप देखते हैं तो पर्वत, पठार, मैदान, यानी समतल भूमि, ये सारे चीजें हैं। तो अगर हम एक आंकड़े के तहत अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो संरचना और भौतिक स्वरूप के आधार पर पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान के रूप में जो है वो संपूर्ण भारत विस्तृत है। इसमें परसेंटेज से भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रतिशत के भी रिगार्डिंग हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितना प्रतिशत पर्वत है, कितना प्रतिशत मैदान है, कितना प्रतिशत पठार है और कितना प्रतिशत जो है पहाड़ियां हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये आंकड़ा को आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से प्रीवियस जो एग्जाम्स हुआ था झारखंड टीजीटी का, वहां पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो 10.6% जो है वो पर्वत है, 18.5 यानी 18.5% जो है वो पहाड़ियां हैं यहाँ पे यानी भारत में, 27.7% जो है वो पठार है, जबकि 43.2% मैदानी भाग में ये फैला हुआ है। तो ये यहाँ पर जो है वो भौतिक स्वरूप। अब नाउ इसका अगर हम विभाजन की बात करें, ठीक है, तो पूरे भारत की जो भू आकृति है, जैसा कि आप मैप से भी देख सकते हैं, भू आकृतिक जो प्रदेश है यही हमारा भारत का मैप है। अब इस मैप में देखिए कि हमने अलग अलग कलर से जो है वो चीजों को डिफाइन किया हुआ है। तो यह जो भारत की जो भू आकृतिक प्रदेश है इसको 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, ठीक है। भारत की जो भू आकृतिक प्रदेश है
उसे 4 भागों में बांटकर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला जो है वो सबसे ऊपर में आप देख पा रहे हैं ग्रीन वाले पार्ट्स, जिसे हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरा जो है वो आपका उत्तर का विशाल मैदान, जो ब्लू वाले भाग को आप देख पा रहे हैं। नाउ येलो वाला भाग जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, और जो चौथा है वो तटीय मैदान है। ठीक है, तटीय मैदान के ही साथ जो है हम लोग यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी तटीय मैदान एंड द्वीप समूह का भी डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, तो ये तमाम जो है वो भारत की भू आकृतिक प्रदेश है, जिसको हम मोटे तौर पर इस तरह से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। लेकिन हर एक पर्सनल भू आकृतिक प्रदेश को हमें गहराई से यहाँ पर जानना आवश्यक है, क्योंकि हमें वहां से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पर गहन अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हमें इनसे जो है वो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके अपने दिमाग में इस भू आकृतिक प्रदेश को ध्यान में रखना है, जो कि 4 भागों में हम इसे डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं, सेम चीजें हैं। ठीक है, उत्तर का विशाल पर्वत क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का पठारीय क्षेत्र, एंड देन तटीय में आपका जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, प्रायद्वीप है, वो सारे जो है हम लोग इसमें चर्चा कर लेंगे। उसके साथ ही साथ हमें यह भी अपेक्षित करता है कि हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के भी सापेक्ष में उन चीजों का अध्ययन कर ले जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो जो हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, थोड़ी सी जो है वो जो हमारी भू आकृतिक प्रदेश है, हम उस पर एक मानचित्र की ही सहायता से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये भारत का ही पूरब से ऊपर, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये आप जानते हैं यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है, हिमालय पर्वत के नीचे जिस तरह से आकृतियां बनाई गई है, यानी कि नॉर्थ टू, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो हमारी भू आकृति है वो आप देख सकते हैं। महान हिमालय, हम अभी चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय जो यानी भारत के जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, जो भू आकृतिक प्रदेश में हमने सबसे ऊपर देखा था, तो उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, यानी 4 भागों में जो मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। और जो ट्रांस हिमालय है उसे अगेन 4 वर्गों में बांटा गया है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर महान हिमालय आया, इसलिए हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। तो अब देखिए, यहाँ पर महान हिमालय, देन उसके बाद जो है वो लघु हिमालय, देन उसके बाद जो है वो शिवालिक हिमालय, एंड देन उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। देन विंध्य पर्वत, क्योंकि उसके नीचे ही जो प्रायद्वीपीय पठार यहीं से स्टार्ट होता है, विंध्य पर्वत से ही। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो विंध्य पर्वत है आसपास में, ये अरावली पर्वत हो गया, तो ये हो गया। देन प्रायद्वीपीय भारत उसके नीचे जस्ट आ रहा है, एंड देन तटीय क्षेत्र। तो इस तरह से जो है जो भौगोलिक संरचना है वो हमने एक मानचित्र से ही देखा। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, और एग्जाम में जो है वो अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए आपको दिया हुआ है
और लघु हिमालय, विंध्य पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार एंड शिवालिक हिमालय। और कहेगा कि इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जब आप इस सीक्वेंस को जान रहे हैं कि पहले हिमालय यानी ट्रांस हिमालय, देन लघु हिमालय, शिवालिक, उत्तर भारत का मैदान, विंध्य पर्वत, देन प्रायद्वीपीय भारत एंड देन तटीय क्षेत्र, तो आप आसानी से कर पाइएगा। तो अब चलिए आते हैं और हम लोग ये वाला जो भाग है, ग्रीन वाले भाग, ठीक है, अब ग्रीन वाले मार्च को जो है, ग्रीन वाले भाग को जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखिए ग्रीन वाले भाग को हम लोग किस तरह से, यानी यह जो भाग है वो हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। ऐसे अगर हम देखें तो इस भाग को मुख्य रूप से 3 भागों में, ठीक है, जेन्युइन आप 3 भागों में भी विभाजित करके पढ़ सकते हैं, जिसमें एक जो हो जाएगा ऊपर का भाग ये ट्रांस हिमालय, दूसरा ये जो भाग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भाग हिमालय से जाना जाता है, और ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं इधर का, ये वाला भाग जो है ये पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। तो ये यहां पर हम लोगों ने देखा। अब नाउ इसे अगेन हम कुछ इस तरह से भी विभाजित करके और भी जो है वो सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। जो ऊपर का जो ग्रीन वाले भाग है जिसमें कि रेड से जो है वो कुछ लाइनें खींची गई हैं, तो जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, उसी का हमने यहाँ पर मैप दिखाया है और इसमें विभिन्न नाम भी दिया गया है। तो जैसा कि हमने बताया कि संपूर्ण उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। जो 4 भाग हैं वो कौन कौन सा है, यहाँ पर एक बार गौर से देखिएगा। पहला जो है वो ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ये वाला जो भाग है पूरा आपका नंबरिंग जो किया गया 1 से 4 तक, ये वाला ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। दूसरा जो है वो आप देखिए जो नांगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक जो फैला हुआ है, ये वाला भाग जो आ रहा है आपका, ठीक है। जो ये बृहद हिमालय, इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय कहा जाता है, या फिर इसी को हिमाद्री के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस नाम से इसे जाना जाता है। हिमाद्री के भी नाम से इसे जाना जाता है। इसके नीचे जो है वो लघु हिमालय है, आप देख पा रहे हैं ये जो डॉटेड लाइन यहां से ड्रॉ किए गए हैं, तो ये बृहद हिमालय, सॉरी, लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे नीचे, यानी कि यहां से जो है आपका ये प्रारंभ हो जाता है उत्तर का विशाल मैदान, उससे ऊपर और लघु हिमालय के नीचे का जो भाग होता है वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है। अगेन जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को पुनः 4 वर्गों में विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 4 श्रेणियां आती है। एक जो काराकोरम श्रेणी है, दूसरा ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं यह जो है वो लद्दाख श्रेणी कहलाता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरा जो यहाँ पर है ये वाला भाग, इसे जास्कर श्रेणी कहते हैं, और ये जो भाग है यहाँ पर कैलाश श्रेणी।
तो ट्रांस हिमालय को 4 भागों में अगेन बांटा गया है। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं कि संपूर्ण जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि एक ट्रांस हिमालय है, दूसरा बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय या फिर जिसे हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, देन लघु हिमालय एंड शिवालिक। ठीक है, ये 4 हिमालय हैं। ये तो विभाजन हम लोगों ने देखा। अब थोड़ी सी जो है हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके बारे में। तो ये जो संपूर्ण भाग है हमारा, ठीक है, ये जो संपूर्ण भाग है, कहने का मतलब कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, अभी हमने बताया कि पर्वतीय का जो परसेंटेज है भारत में वो कितना है, यानी कि 10.7% भाग पर जो है ये फैला हुआ है। कौन? उत्तर भारत का विशाल मैदान। आप यहां पर लिख लीजिएगा, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, सॉरी, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, इसके बारे में जो है वो थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर चर्चा कर ले, बाकी विस्तार से जो है वो आपके नोट्स में शामिल किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पूरे संपूर्ण भारत के कितना परसेंट है, तो 10.7% हमने अभी भी बताया था पहले भी। दूसरा कि यह विशालकाय जो है वो, यानी भारत में उत्तर के विशालकाय मोड़दार, ठीक है, ये जो है वो मोड़दार पर्वतों के कई श्रृंखलाएं इसमें मौजूद हैं। इसका अगर हम विस्तार देखें, ठीक है, इसका विस्तार जो है यानी कि हम बात कर रहे हैं संपूर्ण उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में संपूर्ण उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें विश्व की कई ऊंची ऊंची जो है वो पर्वतें शामिल हैं, चोटियां शामिल हैं, जिसमें काराकोरम, ठीक है, काराकोरम 2 यानी K2 चोटी, जो कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, वह इसी श्रेणी में जो है वो स्थित है। तो ये कुछ अन्य जानकारियां। बाकी अगर हम इसके विस्तार की बात करें, ठीक है, अगर हम विस्तार की बात करें तो आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कहां तक फैला हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश तक। वहीं अगर हम नदी के हिसाब से देखें तो सिंधु नदी से, क्योंकि सिंधु नदी का प्रवाह इस तरह से है, तो सिंधु नदी से लेकर कहां तक ही इसका फैलाव है, तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा तक जो है वो इसका, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है इसका फैलाव है नदी के हिसाब से। बाकी आप देख सकते हैं कि इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो सकरा है अपेक्षाकृत पश्चिमी क्षेत्र से। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तलवार की तरह है ना, यहाँ पर ये धरने वाला तलवार इस तरह से है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं और हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? ट्रांस हिमालय की। तो अभी हमने बताया कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियां आती हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियां आती हैं। काराकोरम श्रेणी, यही इसी श्रेणी में K2, ये काराकोरम 2 जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है,
ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जो कि इसी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी आता है, जास्कर श्रेणी एंड कैलाश श्रेणी। ठीक है, तो ये अरेंज भी आपको याद रखना है। जैसे कभी कभी क्या है कि आपको एग्जाम में मार्क कर देगा, ये फिगर दे दिया जाएगा, यहाँ पर 1 2 और 3 4 लिख दिया जाएगा, या फिर सपोज मान लीजिए लिख दिया गया है यहाँ पे ये वाला जो है वो 3 वाला जो आपका लाइन है ये किस श्रेणी को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो जास्कर श्रेणी। तो इस चीज पर भी आपको पहली नजर रखना है। तो अब देखिए जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है तो इसमें 3 जो है वो महत्वपूर्ण, ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तो ये आपके 4 आ ही रहे हैं। इसके अलावा भी थोड़ा सा आप इस फिगर को देखिए, ठीक है, इस फिगर को देखिए, इसमें आपको हिंद कुश, टिएन शान, क्यूलून, ठीक है ना। तो देखिए हम भारत के अंतर्गत जो है जो 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और तिब्बत श्रेणी, ये तो है ही। इसके अलावा हिंद कुश श्रेणी, ठीक है, हिंद कुश श्रेणी, चीन में जो है वो टिएशान श्रेणी, ठीक है, चीन में जो है आपका टिएन शान श्रेणी, क्यून लून, ठीक है, क्यूनून पर्वत, ये भी जो है आपका चाइना में ही है। और पाकिस्तान में जो है वो हिंद कुश, पाकिस्तान में जो है वो हिंद कुश श्रेणी, ये सारे ट्रांस हिमालय के ही जो है वो उदाहरण हैं। ठीक है, ये सारे ट्रांस हिमालय के ही जो हैं एग्जाम्पल हैं, और ये सभी श्रेणियां मिलकर जो है कश्मीर के उत्तरी भाग में एक गांठ का निर्माण करती है ना। ये सारे श्रेणियां जो है वो मिलकर कश्मीर में एक गांठ का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है, पामीर का पठार। ठीक है, एक गांठ का निर्माण करती है जिसका नाम है पामीर का पठार, जिसे दुनिया के छत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दुनिया के छत, विश्व का छत। ठीक है, दुनिया के छत के नाम से जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से, ठीक है, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई समुद्र तल से जो है वो 4500 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पामीर का पठार जो है वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 4500 मीटर जो है वो ऊंचा है। ठीक है, तो अभी यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो भारत में ट्रांस हिमालय के श्रेणियां हैं उस पर हम 1 बाय 1 करके चर्चा करते हैं, जिसमें जो पहला श्रेणी है वह है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, पहला जो श्रेणी है वो क्या है, तो काराकोरम श्रेणी। देखिए ये हमारा काराकोरम श्रेणी है। अब देखिए हम काराकोरम श्रेणी के सापेक्ष में अगर बात करते हैं तो यह सिंधु नदी के उत्तर में भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ये ना, ये सिंधु नदी के उत्तर में भारत और चीन की सीमा पर विस्तृत है, जो पामीर के पठार से निकलकर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व
ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विस्तृत है। उत्तर पश्चिम से आप देख रहे हैं दक्षिण पूर्व की ओर, है ना, इधर की ओर जो है ये विस्तृत है। और इसका जो प्राचीन नाम है, ठीक है, इसका अगर हम बात करें काराकोरम का, हम चूंकि काराकोरम की बात कर रही है तो इसका फैलाव आप देखिए इस तरह से है ना, इधर से इधर की ओर है, यानी कि पहले दक्षिण उत्तर से दक्षिण पूरब की ओर है, इधर की ओर फैला हुआ है। इसका पुराना नाम जो है वो क्या था, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृष्णागिरी, ठीक है, इसका जो काराकोरम 2 है इसका पुराना नाम कृष्णागिरी। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ काराकोरम श्रेणी की बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 6000 मीटर ऊंचा है। ठीक है, विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी K2 इसी में अवस्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 काराकोरम 2 को गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। और इस काराकोरम पर्वत की अगर हम बात करें चौड़ाई की, ठीक है, चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो इसका चौड़ाई जो है वो काराकोरम का K2 का वो 80 किलोमीटर है। कितना है? 80 किलोमीटर। और यह सालों भर जो है वो बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, जो काराकोरम श्रेणी है ये सालों भर क्या है? बर्फ से ढका रहता है। और इस पर कई हिमानी मिलते हैं, जैसे सियाचिन हो गया, बल्टोरा हो गया। ठीक है, सियाचिन का नाम आप लोग सुने होंगे, सियाचिन हिमालय। सियाचिन, फिर जो है आपका बल्टोरा, बटुरा, ये सारे प्रमुख हिमानी हैं। ठीक है, जो बर्फ से सालों भर ढके होते हैं। तो ये सारे हिमानी जो है काराकोरम श्रेणी के ही अंतर्गत स्थित हैं। अब देखिए, काराकोरम श्रेणी पर हिमानी के अपर्दन से जो है वो दर्रे का भी निर्माण हुआ है। कई दर्रे भी जो है इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर इनके अंतर्गत हम दर्रों की बात करें, ठीक है, इनमें अगर हम दर्रे की बात करें तो दर्रे का निर्माण यहाँ पर किससे हुआ है? तो जो हिमानी है, ठीक है, हिमानी के ही अपर्दन से दर्रों का निर्माण हुआ है। जैसे कि इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल क्या है? तो आप भूगोल में भी पढ़े होंगे कि जो हमारा भारत की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, तो इंदिरा कॉल एक प्रकार का दर्रा ही है, इंदिरा कॉल। ये दर्रा जो है आपका कहां पर पाया जाता है? तो काराकोरम श्रेणी में। फिर जो वो खंजरेल, अगहिल, ठीक है, खंजरेल, ये ग है ना, अगहिल, ये सारे जो दर्रे हैं वो आपका काराकोरम श्रेणी के ही अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो काराकोरम के सापेक्ष में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे उसका हम लोगों ने चर्चा किया।
नोट में सारे चीजें पॉइंट वाइज पॉइंट मेंशंस किए हुए हैं, ठीक है। तो एक तो आप ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि जो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं उन चीजों को आप अपने वे में नोट्स में जरूर लिखने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी तो नोट्स वगैरह में सारी चीजें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये यहाँ पर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो काराकोरम श्रेणी था उस पर हम लोगों ने विचार किया। अब चलिए दूसरा लद्दाख श्रेणी का चर्चा करते हैं, ठीक है। दूसरे लद्दाख श्रेणी की चर्चा करते हैं। तो लद्दाख श्रेणी देखिए आपका दूसरा नंबर ये वाला जो है, इस पार्ट की बात करते हैं। तो चलिए यहां पर ही हम इसको लिखते हैं, दूसरा नंबर लद्दाख श्रेणी। देखिए लद्दाख श्रेणी यह काराकोरम श्रेणी, ऊपर में काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। और ये ऊपर में काराकोरम श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है, तो इनके बीच में ही पाया जाता है लद्दाख श्रेणी। पहला पॉइंट आप ध्यान में रहेगा, मैप से ही आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है, एवरेज हाइट जो है, औसत ऊंचाई जो है आपका 5300 मीटर है, जबकि आपने काराकोरम श्रेणी का देखा 6000 मीटर के आसपास था। अब देखिए हिमानी के अपर्दन के कारण यह जो है लद्दाख श्रेणी पठार के रूप में तब्दील हो गया है। किस रूप में? पठार रूप में जो है वो तब्दील हो गया है, ठीक है। एक संप्राय पठार के रूप में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसका दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है, यहां पर देखिए इसका जो है वो दक्षिणी पूर्वी भाग, तो दक्षिण ऊपर और पूर्वी इधर, इधर वाला भाग क्या है? चीन है, ये ना। इसका दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वो चीन में, आप देख सकते हैं ये जो कैलाश पर्वत है, ठीक है, तो चीन में जाकर कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आप इसी में भी कैलाश पर्वत को पढ़ सकते हैं या फिर अलग से भी, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि लद्दाख श्रेणी के जो है वो दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग चीन में जाकर जो है वो क्या कहला जाता है? कैलाश पर्वत, ठीक है। चीन में जाकर कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इस पर प्रसिद्ध, ठीक है, इसी पर जो प्रसिद्ध पुंगा घाटी, पुगा की घाटी पाई जाती है, जो भूतापीय ऊर्जा का जो है वो विशाल स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा का विशाल स्रोत है। तो यहां से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सी घाटी भूतापीय ऊर्जा की विशाल स्रोत है? तो आपको याद रखना है पुगा की घाटी। ये कहां पर पाया जाता है? तो हम या तो कह सकते हैं लद्दाख श्रेणी में, या फिर जो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण पूर्वी जो भाग है चाइना वाला, वहां पर यानी कैलाश पर्वत पर पुंगा की घाटी पाई जाती है। ये बात समझ में आई? अब देखिए ये जो पठार है पुंगा की घाटी, तो इस पर सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सयोक नदी, ठीक है। सयोक नदी इसी घाटी से होते हुए बहती है। और यह जो सयोक नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है।
ये सिंधु की सहायक नदी है, ये ना, यहाँ से देखिए ये जो यहाँ से निकला हुआ है आपका सिंधु नदी, ये इस तरह से जाती है, तो इधर से ही जो है वो एक सहायक नदी जो आई है जिसका नाम है श्योक नदी, तो ये पुंगा की ही घाटी से जो है होकर बहती है और लद्दाख श्रेणी के उत्तर पूर्व में सोडा का पर्वत, ठीक है, लद्दाख श्रेणी के ही जो है उत्तर पूर्व में जो मैदान है वो है सोड्डा का मैदान, सोड्डा का मैदान और देपचौंग का मैदान। और देपचौंग का मैदान, तो ये जो मैदान है वो कहां पर पाया जा रहा है, लद्दाख श्रेणी में ही। तो देखिए लद्दाख श्रेणी के सापेक्ष में हम लोगों ने हर वो बारीक बातों पर चर्चा की है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी का जो ट्रेड है क्वेश्चंस का वो इसी तरह की आपकी नॉलेज का भी दरकार रखती है, ठीक है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के और सोचिएगा कि हम टीजीटी पीजीटी जैसे जो है वो एग्जाम्स को क्रैक कर ले, तो वो मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसी तरह के जो है वो चीज़ों को डिप में जाकर और इत्मीनान दिमाग से जो है वो सोचना होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा लद्दाख श्रेणी के बारे में। ना नेक्स्ट जो है वो जास्कर श्रेणी है, ये ना अगला जो है वो हमारा क्या है, जास्कर श्रेणी है। तो देखिए जास्कर श्रेणी की हम बात करते हैं तो ये लद्दाख श्रेणी के ही समानांतर, ठीक है। जास्कर श्रेणी देखिए यहाँ पर, ये जो लद्दाख श्रेणी है ये जास्कर श्रेणी है, तो इसी के पैरेलल में जो है आपका जास्कर श्रेणी है। और ठीक है, यह जो है वो 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, कहीं कहीं आपको 76 भी रहता है, तो आप इसको 76 भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस बुक्स जो है वो अलग अलग प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं वो ऑथेंटिक और जो जिन्होंने अधिकांश बुकों ने जिसे फॉलो किए हुए हैं। तो जास्कर श्रेणी 70 से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है वो महान हिमालय से अलग होती है। ये वाला जो हिमालय आप देख पा रहे हैं इससे जो है वो 76 डिग्री पर यहाँ पे अलग हो रही है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई अप्रोक्स 600 मीटर के आसपास है। और अगर हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की बात करें जास्कर श्रेणी का, तो वही विशेषता है जो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी का है। इसके अलावा जास्कर श्रेणी पर ही जो है वो बुंजी के निकट सिंधु नदी का गार्ज है, ठीक है। तो जास्कर श्रेणी पर जो है वो पुंजी नदी का गार्ज जो है वो सिंधु नदी पर इसी जास्कर श्रेणी में ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाकी हमने लद्दाख श्रेणी की बात की, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी की बात हमने आपके साथ डिस्कस, सॉरी कैलाश श्रेणी का, तो ये लद्दाख श्रेणी का ही जो है वो पूर्वी भाग कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के पूर्व में स्थित तिब्बत में स्थित है कैलाश श्रेणी, और यह भारत की बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम इसी से हुआ है, जैसे आपका सिंधु नदी हो गया, क्योंकि कैलाश श्रेणी के जो मानसरोवर झील है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा गंगा नदी इसी के जस्ट नीचे जो है वो उत्तराखंड से हुआ है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के सापेक्ष में बातें की है। ट्रांस हिमालय यानी कि जो 4 भागों में 4 श्रेणियों में विभाजित किए गए थे, तो उस पर चर्चा की। अगर यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। नाउ अब दूसरा जो है वो हमारा है बृहद हिमालय, ठीक है।
बृहद हिमालय, जिसे हमने अभी बताया कि इसे महान हिमालय भी कहा जाता है, और हिमाद्री के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए हम लोग इस हिमालय पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बृहद हिमालय है जो जम्मू कश्मीर में नांगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो बृहद हिमालय यानी नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। अब देखिए महान हिमालय पूरब से पश्चिम की ओर लगातार श्रेणी के रूप में है। देखिए यहाँ पे ये भी मिला हुआ है। ठीक है, इसमें कहीं भी जो है वो गैपिंग नहीं है। ये क्या है, यहां से देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है सीधे। ठीक है, ये इस तरह से जो है यहां तक आ गया है। तो यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर एक लगातार श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, अब यहां पर कहीं कहीं दो पूर्ववर्ती नदी, जिसमें सिंधु, सतलज, कोसी और ब्रह्मपुत्र, इनके कारण जो है वो दर्रों का विकास हो चुका है। ठीक है, इनमें जो नदियां प्रवाहित होती है जैसे कि सिंधु नदी हो गया, सतलज हो गया, कोसी नदी और ब्रह्मपुत्र, इनके कारण क्या है कि कुछ दर्रों का निर्माण हो गया है ना। जैसे यहां पर भी यहां से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी ओर जो लघु हिमालय है, इसके नीचे का जो भाग आप देख रहे हैं लघु हिमालय में महान हिमालय की तुलना में अखंड विखंडन है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, ये है। तो इस तरह से यहाँ पर विखंडन है इसमें। और पुनः आगे हम जाते हैं शिवालिक में भी, तो ये भी जो है वो विखंडित हुआ है। ठीक है, ये भी एक लगातार श्रृंखला के रूप में नहीं है। तो बृहद हिमालय एक ऐसा हिमालय है जो लगातार श्रृंखला के रूप में स्थित है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें पश्चिमी में तो पोटावर का पठार है। ठीक है, अगर हम इसका विस्तार देखें तो पश्चिम में पोटवार के पठार, पोटवार के पठार। ठीक है, पोटवार का पठार यही नंगा पर्वत से ही जो है वो आसपास में है पोटवार का पठार। तो पोटवार के पठार से लेकर कहां तक फैला हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश तक। पोटवार का पठार कहां? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसका विस्तार है बृहद हिमालय का। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है, बृहद हिमालय की हम बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर को आप लोग यहां पर आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो जैसा कि हम बृहद हिमालय को किस किस नाम से जानते हैं? बृहद हिमालय, इसी को महान हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, या फिर हिमाद्री, या हिमाद्री के भी नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए इसकी जो फैलाव है वह नामचा या फिर पोटावर का पठार, या फिर आप कह सकते हैं सिंधु का गार्ज। ठीक है, सिंधु गाज से कहां तक फैला हुआ है? तो नामचा बरवा पर्वत तक। सिंधु गार्ज से नामचा बरवा, इसका विस्तार है, फैलाव है। ठीक है, विस्तार, एवरेज ऊंचाई, एवरेज हाइट,
ठीक है, इसका एवरेज हाइट, तो एवरेज जो हाइट है इसका वह है आपका 6000 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से अगर हम इस हिमालय की बात करते हैं तो इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो अप्रोक्स 6000 मीटर है। इसका आकार आप देख सकते हैं एक चाप के जैसा है ना, एक आर्क के जैसा है, और सालों भर इनकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई होती है। इसमें कई हिमानी पाए जाते हैं, जिसमें कि गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया। ठीक है, जो हिमनद या फिर हिमानी जो पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हिमानी हैं, तो गंगोत्री, यमुनोत्री जहां से यमुना निकली है, तो ये हिमालय यानी ये जो हिमानी है ये कहां पर स्थित है, गंगोत्री या फिर यमुनोत्री, यानी कि जहां से गंगा निकलती है। वो पूछा जा सकता है कि कौन से हिमालय से निकलता है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय, ये सॉरी बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय से जो है गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री से। गंगोत्री बृहद हिमालय के अंतर्गत है, यमुनोत्री भी जो है वो बृहद हिमालय के अंतर्गत है। अब देखिए, इस हिमालय पर विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां भी स्थित है। ठीक है, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वह बृहद हिमालय यानी हिमाद्री पर ही स्थित है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर, कहीं कहीं 48 भी मिलेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो माउंट एवरेस्ट, देखिए माउंट एवरेस्ट यहां पर देखिए आपका स्थित है ना, ये देखिए यहां पर ये माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही पाया पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण जो है वो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी फिर काराकोरम 2 है। तो माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर नांगा पर्वत, नामचा पर्वत तो है ही, इसके अलावा आपका दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसका जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा, यहाँ पर देखिए कंचनजंगा है ना, तो ये इसी पर पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। ये आंकड़े हम इसलिए ऊंचाई भी लिख रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपको पर्वत दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनको यानी कि ऊंचाई के अनुसार जो है वो अरेंज कीजिए। ठीक है, या फिर आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया गया नंगा पर्वत, एवरेस्ट चोटी, कंचनजंगा, नामचा बरवा, तो बृहद हिमालय में जो है वो पूरब से सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर या फिर पूरब से पश्चिम की ओर इनकी जो पोजीशन है उसके आधार पर अरेंज कीजिए। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा नंगा पर्वत हो गया, केदारनाथ इसी में पाया जाता है। ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ हो गया। इसके अलावा जो है आपका धौलीगिरी, गौरी शंकर, गोसाईनाथ, ये सारी चोटियां जो है इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। इसका सारा लिस्ट जो आपके नोट्स में शामिल है, तो एक बार हम उसको रिपीट कर देते हैं। माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, और मकालू 8481, मकालू भी इसी पर पाया जाता है। एंड देन धौलागिरी
8175, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा परवा, कामेत, गौरी शंकर, बद्रीनाथ, नीलकंठ, ये सारे पर्वत जो है चोटियां इसी बृहद हिमालय पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें कई नदियां का प्रवाह क्षेत्र है और कई हिमानी भी जो है इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसी के अंतर्गत उत्तराखंड में जो मन्ना दर्रा और लिपू लेक, सॉरी उत्तराखंड में जो है वो मन्ना और नीति दर्रा, ठीक है, इसमें जो दर्रे हैं वो माना दर्रा और नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड में नीति दर्रा, इसके अलावा कश्मीर में इसी हिमालय के अंतर्गत ये उत्तराखंड में है। जम्मू एंड कश्मीर में जोरजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, जोरजिला, बुर्जिल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में इसी हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सिप किला दर्रा, ठीक है, सिप किला दर्रा। इसके अलावा लिपू लेक जो कि उत्तराखंड में ही पाया जाता है, ये दर्रा बृहद हिमालय के ही अंतर्गत पाया जाता है। सिक्किम में जेलेप और नाथुला दर्रा, ठीक है, यहाँ पर जो सिक्किम है, सॉरी यहाँ पे सिक्किम में जो नाथुला और बालेप, नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है वो इसी में पाया जाता है। तो ये सारे कुछ प्रमुख दर्रों के उदाहरण हैं जो इस हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है। बाकी यहां पर अगर हम नदियों की बात करें तो गंगा और यमुना नदी जो है वो इसी बृहद हिमालय से ही निकली हुई है। तो ये तमाम पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने यहां पर चर्चा किया बृहद हिमालय के सापेक्ष में, तो इस तरह से जो है हमें चीजों को जानना है। अब देखिए बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इनको जो अलग करने वाला जोन होता है, ठीक है, उनको अलग करने वाले जो जोन है वह मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, ये जो बृहद जोन यहां से एक थ्रस्ट पाया जाता है जो इन दोनों को अलग करता है, इसी को जो है क्या कहा जाता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी बृहद हिमालय को लघु हिमालय से जो अलग करता है वह मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा होता है। क्योंकि ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अदर स्टेट्स के एग्जाम में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने बृहद हिमालय के सापेक्ष में 1 by 1 करके हम लोगों ने चर्चा किया। अब दूसरा है हमारा लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय या फिर इसी को मध्य हिमालय भी कहा जाता है या फिर हिमाचल हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय को मध्य हिमालय या फिर इसी को लघु हिमालय भी कहा जाता है, ये तो है ही, या फिर हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिए इसका अलग अलग क्षेत्रीय नाम है।
ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में इसको एक अलग कलर से इसको डिनोट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इसे जो है वो पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीर पंजाल। वहीं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसका नाम जो है वो है धौलाधर। धौलाधर। नेपाल में जो इसका नाम है, ठीक है, नेपाल में इसका जो नाम है वो महाभारत श्रेणी। ये वाला नीचे वाले भाग का हम बात कर रहे हैं, वो बृहद की नहीं, और जो लघु हिमालय है उसका हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला भाग, तो इसको हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। महाभारत श्रेणी, ठीक है, ये वाले भाग को महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जबकि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसी को मिसिपी और डाफला, ठीक है, मिशमी और डाफला के नाम से जाना जाता है। तो ये क्षेत्रीय नामकरण है जो कि हमने आपको मैप्स के थ्रू जो है वो यहाँ पर दिखाया है, तो इसे भी आपको जानना है। अब देखिए, इसका निर्माण अवसादी और रूपांतरित चट्टान से हुआ है। और अगर हम इसकी एवरेज हाइट देखें, ठीक है, और इसकी एवरेज ऊंचाई, एवरेज हाइट तो 4500 मीटर है। ये लघु हिमालय का एवरेज हाइट 4500 है। और इसमें प्रसिद्ध पर्यटक, ठीक है, जो प्रसिद्ध पर्यटक इस हिमालय के अंतर्गत है, जैसे आपने गया भी होगा कुल्लू मनाली, ठीक है, कुल्लू मनाली जो उत्तराखंड में स्थित है, तो कुल्लू मनाली की जो घाटी है वह इसी हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा मसूरी हो गया, नैनीताल, ठीक है, मसूरी, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, हम इसकी बात कर रहे हैं लघु हिमालय का। नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, शिमला, ठीक है, दार्जिलिंग, शिमला, ये सारे जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वह लघु हिमालय के ही अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर हम लघु हिमालय और बृहद हिमालय की बीच की दूरी की बात करें, ठीक है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय की बीच की दूरी ये 200 किलोमीटर है। ठीक है, अप्रोक्स 200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और कश्मीर में इन्हीं दो श्रेणियों के बीच, ठीक है, कश्मीर में इन्हीं दो श्रेणियों के बीच जो है इन्हीं दो श्रेणियों के बीच जो स्थिर जल बच गया है वह करेवा झील के नाम से प्रसिद्ध है।
तो करेवा झील, करेवा झील किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। और डल एवं उलर झील इसी महान झील का अवशिष्ट भाग है। तो डल झील, ठीक है, डल झील व उलर झील वो इसी करेवा झील का जो है वो अवशिष्ट भाग के रूप में जो है यहां पर पाए जाते हैं। और कलेवा झील के, ठीक है, कलेवा झील में मलबा, ठीक है, मलबा के ही निक्षेपण से जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर घाटी का विकास हुआ है। ठीक है, तो कलवा झील से जो है वो मालवा के निक्षेपण के ही उपरांत, कलेवा झील के मालवा वगैरह जो होता है, मालवा के निक्षेपण के उपरांत, निक्षेपण के उपरांत जो है कश्मीर घाटी का विकास हुआ। ठीक है, तो ये भी यूनिक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और अब जैसा कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है ना, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने लघु हिमालय के सापेक्ष में चर्चा किया, डिस्कशंस किया। तो बताइए इसके सापेक्ष में कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप बताइए। ये तीसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर और ये पहला नंबर था। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीसरे नंबर के बारे में देखा। ठीक है, लघु हिमालय के सापेक्ष में हम लोगों ने ये चीजें देखी। इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले बचते हैं। अब अगला जो है वो हमारा है शिवालिक। लघु हिमालय पर तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ शिवालिक, जिसको अन्य नाम उप हिमालय भी है इसका, ठीक है, इसे उप हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग शिवालिक की बात कर रहे हैं, यानी चौथे नंबर का। तो एवरेज हाइट और 600 मीटर है। और इसका विस्तार पूरब में कोसी नदी से, ठीक है, विस्तार यहां पर कोसी नदी से कहां तक है? तो कोसी नदी से लेकर जो है पूरब में यहां पर ही अरुणाचल प्रदेश तक ही जो है इसका फैलाव है शिवालिक का। और ये भी पूर्ण रूप से खंडित श्रृंखला है। ठीक है, बीच बीच में ये टूटा हुआ है। कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई पर्वतीय मान्यता से भी कम है। और शिवालिक जो कि सबसे बाद की बनी हुई आकृति है। जो हमने पहले 3 हिमालय पढ़ा, यानी कि सबसे लेटेस्ट में जो जिस हिमालय का निर्माण हुआ वो शिवालिक हिमालय ही है। और इसके जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान का ये जो है वो बना हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिवालिक को लघु हिमालय से जो अलग करने वाली घाटियां हैं, ठीक है, शिवालिक को जो अलग करने वाली घाटियां हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी जो है हमने मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, ये पोटावर 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पर सही से इसको नोट करिएगा। यहाँ पे ये जो है वो पोटावर का पठार, ठीक है, पश्चिम में पोटावर के पठार से कोसी नदी,
जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी जो है वो हिमालय से नेपाल से निकलती है, तो इसका फैलाव यहाँ तक, ठीक है, इधर तक है, पश्चिम बंगाल तक कह सकते हैं कि बिहार में ये बहती है, तो बिहार यानी कि यहाँ तक कोसी नदी तक, कोसी नदी तक इसका फैलाव है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियां पश्चिम में जो वो दून कहलाती है, जैसे देहरादून है ना, तो ये लघु हिमालय से शिवालिक को जो अलग करता है वो यही दून, जैसे देहरादून हो गया, पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार वगैरह हो गए, यही ना, तो इस चीज को भी इधर जो है आपका हरिद्वार वाला क्षेत्र जो है वो अलग कर रहा है उत्तराखंड में, हाँ, और वहीं पश्चिम में जो है वो देहरादून, और यह हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है, ठीक है, सबसे नया नूतन भाग है। और शिवालिक श्रेणियां मायो प्लिसोटिन बालू कंकड़ तथा कांग्लोमेटिक सेल की मोटी परत से बना हुआ है। ये जो मायोप्लोटिसिन बालू कंकड़, तो यही अवसादी चट्टान के अंतर्गत आ जाता है। तो अवसादी चट्टान और कॉग्लोमेटिक सेल की मोटी परत से जो है इसका निर्माण हुआ है। और शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्बू पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अवोर, प्रीमिसी की पहाड़ियों के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है, और यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश होता है, क्योंकि तराई के ही नीचे, ठीक है, तराई हो गया, फिर भाबर हो गया, फिर जो है वो आपका मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जिसमें पुरानी और नवीन मिट्टी आती है, तो यहीं से जो है आपका फिर मैदानी भाग स्टार्ट हो जाता है। तो आगे का जो हम लोगों का पोर्शन होगा वह उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो यही जो तराई वाला क्षेत्र होते हैं इसी के नीचे का जो भाग होता है वह मैदानी भाग होता है। तो शिवालिक के नीचे के भाग को तराई कहते हैं, यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। तो तराई से सटे दक्षिण भाग में ग्रेट बाउंड्री फोर्ट मिलता है, जो पश्चिम जो कश्मीर से आसाम तक विस्तृत है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रेट बाउंड्री फोर्ट क्या है कि लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो फोल्ड पाया जाता है वो ग्रेट बाउंड्री फोल्ड पाया जाता है। बताइए यहां तक क्लियर है या फिर कोई डाउट है? तो इस तरह से जो है हम लोगों ने यहाँ पर संपूर्ण जो हिमालय के वर्गीकरण था, जिसमें ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक पर चर्चा की। थोड़ा सा जो है हम पूर्वांचल हिमालय पर बात कर लें, ठीक है, जो कि आप एक मैप से देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूर्वांचल हिमालय की मैप्स है, एक बार इसको आप लोग थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखें। तो देखिए पूर्वांचल हिमालय का जो विस्तार है वो नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा गार्ज से लेकर वर्मा के अराकान योमा पहाड़ी तक, अब देख पा रहे हैं। देखिए सबसे नीचे में जो है वो आराकाम, ठीक है, आराकान योमा, ठीक है, यहां पर देखिए ये वाला आरा कानयोमा पहाड़ी है, तो हम चलिए लिख देते हैं। ठीक है, ये आरा कानयोमा पहाड़ी है जो कि वर्मा यानी म्यांमार में है। यहां से लेकर जो आपका यहाँ पर, ठीक है, नामचा बरवा जो है गार्ज, नामचा बरवा गार्ज यानी कि यहीं से जो इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो इसी गार्ज से नामचा बरवा से ही जो है वो भारत में प्रवेश करती है, असम से, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम से होते हुए आती है। तो ये जो है यहाँ पर फैला हुआ है पूर्वांचल हिमालय।
और देखिए इसी के जो है वो दक्षिण में नीचे जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो पूर्वांचल हिमालय का ही विशिष्ट भाग या फिर रूप में जो है देखा जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी। पूर्वांचल हिमालय का विस्तार जो है वो भारत के जिन राज्यों में है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, इन राज्यों में फैला हुआ है। और उत्तर पूर्वी भारत तथा म्यांमार के बीच में सीमा का निर्माण करती है और वर्मा में इसी पर्वत को अराकाय योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्मा में म्यांमार में इसी को अराकान योमा के नाम से जानी जाती है, पूर्वांचल हिमालय को ही, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो पूर्वांचल हिमालय पर हम लोगों ने बात किया। पूर्वांचल हिमालय, अब देखिए पूर्वांचल हिमालय गारो खासी जयंतियां, देखिए यहाँ पर गारो खासी जयंतियां, फिर जो है आपका बेरल, देन मिजोरम की पहाड़ी, ये हो गया मिजोरम की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, ठीक है, नागालैंड की पहाड़ी, ठीक है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये तीनों आ गए। ये आपका पटकोई बूम पहाड़ी है। तो ये सारे जो हैं वो पूर्वांचल हिमालय में पड़ते हैं, ठीक है। गारो खासी जयंतियां, ये देखिए किस तरह से गारो खासी जयंतियां वेरेल, तो इन सब का सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। जैसे अब इधर का हो गया, ठीक है, जैसे नागालैंड जो है वो पहाड़ी, फिर मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम पहाड़ी, अराकान योमा पहाड़ी, तो इन सारे को सीक्वेंस में भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये यहाँ पर जो है हम लोगों ने पूर्वांचल हिमालय की बात की। तो बताइए यहां तक अगर कोई डाउट्स है, यहां तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये अब तक हम लोगों ने जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसके जो वर्गीकरण है उसके सापेक्ष में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। अब नदियों को आधार मानकर भी जो है इसका वर्गीकरण किया गया है, कभी कभी वहां से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो प्रमुख नदियां हैं यहाँ पर देखिए, ये सिंधु नदी है, ये सतलज, फिर जो है वो काली नदी, तिस्ता नदी है ना, तिस्ता नदी, और ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन नदियों के प्रवाह को आधार मानकर भी जो है विभाजन किया गया है हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उनका, ठीक है। तो यानी कि रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, यानी नदियों के द्वारा हिमालय क्षेत्र को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु और सतलज, तो सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय पड़ता है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली के नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है वो कुमाऊं हिमालय पड़ता है। देखिए हमने यही बात किया था कि जो गंगोत्री और यमुनोत्री बृहद हिमालय, ये वाला जो आपको लाइन देख रहे हैं ये बृहद हिमालय को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सतलज और काली नदी के बीच जो क्षेत्र है जो हिमालय है उसके कुमाऊं हिमालय कहा जाता है।
जबकि काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के जो हिमालय है उसको आसाम हिमालय कहा जाता है। तो ये नदियों के आधार पर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी यहां से एक आध प्रश्न आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भारत की भू आकृतिक प्रदेश था, जैसा कि आप मैप से देखिए, जो भारत की भू आकृतिक प्रदेश था, ठीक है, उसके सापेक्ष में आज जो है हम लोगों ने एक भाग को देखा, ठीक है, ये ग्रीन वाले भाग पर जो है वो कंप्लीट चर्चा की है। तो अगर यहां तक कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो है हमें चीजों को सिक्वेंटली और तथ्यों पर जो है वो बारीकी से नजर डालनी होती है। तो ऐसे ही जो है अगले क्लासेस में हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्लासेस जो कि हमने बताया कि झारखंड टीजीटी की जो है वो कंप्लीट तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जा रही है, जो कि काफ़ी मिनिमम प्राइस में जो है अवेलेबल्स है। अभी स्पेशल ऑफर भी जो है इसके रिगार्डिंग दिए जा रहे हैं। तो अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी के रिगार्डिंग, तो अभी जो है आपका 5200 जो है वो ऑफर भी पड़ रहा है, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो दोनों इसमें आपको करवाए जाएंगे। तो और लेट ना करें और जल्द से जल्द ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। और जो भी क्लासेस होंगे वो सारे तथ्यात्मक रूप से जो है सारे चीज़ों को समझते हुए हम लोग करेंगे। अब जैसे कि हमने अभी आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र किया, तो उसमें हम लोगों ने सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको देखे। अब उसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यूज भी चर्चा करेंगे, फिर जो आपका लाइव टेस्ट भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि कंप्लीट तैयारी जो है इस कोर्सेस में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। इस कोर्सेज की जो अन्य और विशेषताएं हैं, सारे लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, जो कि आपके एग्जाम्स तक वैलिड होगा। टॉपिक वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, लाइव डिस्कशन, लाइव टेस्ट और कंप्लीट कोर्स होने के उपरांत जो है आपका 4000 के आसपास जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कस किए जाएंगे। तो और लेट ना करें और इन कोर्सेस में ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका लिंक दिया गया, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, तो इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।